अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। निर्णय लेने के अंतर्गत कौन कौन से दो तत्व शामिल हैं? दो को हटा दीजिए, कौन सा तत्व शामिल है? कौन सा तत्व शामिल है? निर्णय लेने के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन को समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या होता है, साइकोलॉजी है हमारी या पेडागोगी है या आपका जीवन कौशल, उसमें ऐसा होता है ऑप्शन को कुछ इस प्रकार से मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। समस्या के बारे में सोचना, समस्या के प्रति संवेदना को व्यक्त करना, विकल्पों के अभाव में समस्या का समाधान करना, समस्या समाधान के उपायों की अवहेलना करना। अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो उपाय होंगे उसकी हम अवहेलना कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे, तो क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं? समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तो हम उचित निर्णय, राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये तो आपका डी तो होगा ही नहीं। अगर सी ऑप्शन की बात करें, विकल्पों के अभाव में समस्या का समाधान करना, अगर विकल्प ही हटा देंगे तो हम किस प्रकार निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? कैसे समस्या का समाधान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब बचे आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। समस्या के प्रति संवेदना को व्यक्त करना, संवेदना से भी उसका कोई तात्पर्य नहीं है, संवेदना को हमें दूर रखना है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। समस्या के बारे में सोचना, समस्या के बारे में सोचना सही होगा। समस्या के बारे में सोचना बिल्कुल सही होगा। निर्णय लेने के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल है? तो वो होगा समस्या के बारे में सोचना। समस्या के बारे में सोचना बिल्कुल सही होगा। जब भी हम कोई भी राइट डिसीजन तक पहुंचेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो ये जानना जरूरी है कि समस्या क्या है, उसके बारे में थिंकिंग करना बहुत आवश्यक है। तो समस्या के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, निर्णय लेते वक्त किस विचार या मनोस्थिति से दूर रहना चाहिए? निर्णय लेते वक्त किस विचार या मनोस्थिति से दूर रहना चाहिए? पहला है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान भी है, इससे भी दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें इसका बहुत सही उत्तर तक पहुंचना है, बहुत सही उत्तर तक। दूसरा भावुकता, तीसरा आत्मनिश्चय, चौथा आत्मनिर्णय क्षमता। तो हमें निर्णय लेते समय भावुकता नहीं होनी चाहिए, भावुकता नहीं होनी चाहिए, भावुकता नहीं होनी चाहिए, सेंटिमेंटलिटी नहीं होनी चाहिए, भावुकता नहीं होनी चाहिए। अगर भावुकता होगी निर्णय लेते समय तो हम उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आपका बी होगा, हमें इस विचार या मनोस्थिति से दूर रहने की जरूरत है। ठीक है, तो भावुकता नहीं रखनी चाहिए, किसी भी निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में भावुकता नहीं रखनी चाहिए। अगला है पारस्परिक संबंध क्या होता है? पारस्परिक संबंध क्या होता है? तो पारस्परिक संबंध क्या होता है? यह एक समूह का संबंध होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ये विभिन्न लोगों का संबंध होता है, ये समूह और भिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है, ये रचनात्मक समूह का संबंध होता है। अगर बात करें रचनात्मक समूह का तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। यह एक समूह का संबंध, अगर एक समूह का ही संबंध होगा, एक की बात करेंगे, क्या एक व्यक्ति अपने आप से संबंध बनाएगा? एक व्यक्ति अपने आप से संबंध बनाएगा? नहीं। पारस्परिक का मतलब है इसके लिए दो तत्वों की आवश्यकता होगी, दो तत्वों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए यह एक समूह का संबंध होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये विभिन्न लोगों का संबंध होता है, ये समूह और भिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है। इसका आंसर होगा ये समूह और भिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है, ये समूह और भिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है। ठीक है, ये समूह और भिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है, पारस्परिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समूह और भिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, प्रयास करिएगा।
एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? पहला ऑप्शन है मैत्रीपूर्ण, दूसरा है दोषपूर्ण, तीसरा है योजनागत, चौथा है बेमनस्यतापूर्ण। बेमनस्यतापूर्ण, बेमनस्यतापूर्ण। तो ये तो नॉर्मली बात है, अगर किसी से पारस्परिक संबंध अच्छा होगा तो वो हमसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा ना। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा कि हमारे लिए दोषपूर्ण होगा? नहीं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, हमारे लिए वो योजना बनाएगा। इससे भी इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ना ही ये है। बेमनस्य पूर्णता का मतलब है उस हमारे प्रति दुश्मनी वाले कार्य करेगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका बिल्कुल, ऑप्शन ए। क्योंकि अगर हमारा किसी के साथ पारस्परिक संबंध अच्छा होगा तो वो व्यक्ति हमारे लिए मित्र की भांति कार्य करेगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा उसका, मैत्रीपूर्ण व्यवहार उसका होगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, तनाव का सामना करने में शारीरिक उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हैं? शारीरिक उपायों का अतिरिक्त कौन कौन सी क्रियाएं हैं? शारीरिक उपायों के अतिरिक्त कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पहला है आपका व्यायाम, दूसरा है आपका योग, तीसरा है आपका सैर और चौथा है आपका आलो प्रभाव, मतलब ये सब उपयुक्त सभी। अगर हमें तनाव को दूर करना है, हमें व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, कहीं घूमने भी जाना चाहिए। तो ये चारों सही होंगे, ये सभी, ये चारों सही होंगे, ये सभी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये चारों सही होंगे, ये सभी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, तनाव कम करने में कौन से मानसिक उपाय आते हैं? अगर हमें तनाव कम करना है तो हमें कम बोलना चाहिए क्या? नहीं। किसी प्रिय व्यक्ति से तनाव में बातें ना करें, ये भी नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तनाव हमारे अंदर कब आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हम नेगेटिविटी पाल लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। मान लीजिए आपने सुपर टेट का एग्जाम दिया, ये यूपी टेट का एग्जाम दिया, तो हमारे अंदर कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं कि हम फेल ना हो जाएं, हमारे मार्क्स कम ना आ जाएं, तो इससे हम स्ट्रेस अपने आप पाल लेते हैं। तो हमें जरूरत है सकारात्मक सोच की, सकारात्मक सोच की। सकारात्मक सोच रहेगा तो तनाव काफी हद तक कम रहेगा। सकारात्मक सोच रहेगा तो तनाव काफी हद तक कम रहेगा। ठीक है, जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए, हाँ बिल्कुल। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए, जी बिल्कुल। व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए, हाँ। इसमें भी लाइफ स्किल्स की तीनों में आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु, व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु। केवल शारीरिक विकास के लिए गलत हो जाएगा, केवल मानसिक विकास के लिए गलत हो जाएगा, केवल बौद्धिक विकास के लिए गलत हो जाएगा। अगर एक विकास की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर शारीरिक विकास शामिल है तो सही होगा, मानसिक विकास शामिल है तो सही होगा। केवल अकेला नहीं हो सकता, सारा विकास होता है। तो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता होती है, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए। अगला प्रश्न है, बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने ले लिया है? बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने ले लिया है? बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने लिया है?
रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति मतलब कि पहले के समय के जो टीचिंग मेथड था उसी की बात कर रहे हैं। तो किसने ले लिया? समावेशी शिक्षा में नहीं, ये सही नहीं होगा। प्रौढ़ शिक्षा में ये भी सही नहीं होगा। शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, ये तो शिक्षा का प्रकार हो गया। शिक्षा पद्धति, शिक्षा का मेथड, तकनीकी शिक्षा ने, तकनीकी शिक्षा ने, इसका आंसर होगा तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा, अभी लॉकडाउन लगा था तो देखा था जो गैजेट थे हमारे, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन्होंने किस हद तक हम लोगों को सीखने में मदद की थी। तो तकनीकी शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान ले लिया है तकनीकी शिक्षा ने, तकनीकी शिक्षा ने। इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा। रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का मतलब है जो पहले की शिक्षा का मेथड है उसका स्थान ले लिया है तकनीकी शिक्षा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों पर तकनीकी शिक्षा पद्धति के सकारात्मक प्रभाव क्या है? तकनीकी शिक्षा पद्धति से तात्पर्य मोबाइल द्वारा सीखना, लैपटॉप द्वारा सीखना, किसी भी गैजेट द्वारा सीखना, टैबलेट द्वारा सीखना, ये आपका तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये है आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, ये तो सकारात्मक प्रभाव नहीं है ना। दूसरा, तनावपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, ये भी सकारात्मक प्रभाव नहीं है। बात सकारात्मक प्रभाव की हो रही है ना, तो सीओडी कैसे हो जाएगा? उनकी विकास दर धीमी हो रही है, तो ये भी आपका सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, नकारात्मक प्रभाव हुआ ना। वे कहीं ज्यादा कुशल और बुद्धिमान हो गए हैं, वे कहीं ज्यादा कुशल और बुद्धिमान हो गए हैं। इसका आंसर होगा ए, वे कहीं ज्यादा कुशल और बुद्धिमान हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं। अगला प्रश्न है उसका उलट है बिल्कुल। तकनीकी शिक्षा पद्धति का बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तकनीकी शिक्षा पद्धति का बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? कुशाग्रता के लक्षण नहीं, कुशलता और बुद्धिमान के लक्षण, कुशलता और बुद्धिमान के लक्षण ये भी नहीं होगा। ये तो सकारात्मक प्रभाव हुआ ना। तकनीकी पूर्ण प्रवृत्ति ये भी नहीं होगा। तनावग्रस्तता एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति, डाउट है आपके मन में, डाउट है कि ये कैसे होगा, आत्महत्या कैसे हो जाती है इससे। मैं बताता हूँ। हम लोग तकनीक में इतना घुस गए हैं कि मान के चलिए 4 लोगों के समूह में भी बैठे रहेंगे तो मोबाइल चलाते रहेंगे, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया है उसका हम इतना यूज करते हैं कि हम 4 लोगों के सामने भी अकेलापन महसूस करते हैं। उसी कारण व्यक्ति के अंदर तनाव की प्रवृत्ति आती है और वो बहुत अकेला महसूस करता है, वो बहुत अकेला महसूस करता है। तो इससे आत्महत्या की प्रवृत्ति भी उसके अंदर जागरूक होती है, क्योंकि उसके फेसबुक पे तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे, समझने वाले होंगे, लेकिन रियल जिंदगी में कोई एक उसका अच्छा मित्र नहीं होगा। उसका कारण ये है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना। पहले के समय हम क्या करते थे, एक दूसरे के साथ व्यवहार बनाने में बहुत ध्यान देते थे। उस समय तकनीक नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, तो वो लोग भी हमारे काम आते थे। आजकल हम दूसरे लोगों के साथ समय बिताने से बेटर हम अपने मोबाइल गैजेट पर समय देना जरूर समझते हैं। तो इससे तनाव भी आता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति भी जागरूक होती है, लेकिन ये इसका ज़्यादा बड़ा लक्षण नहीं है। तकनीक का उपयोग हमें सीमित टाइम के लिए करना चाहिए। तकनीक को हमें अपना गुलाम बनाना है, हमें तकनीक का गुलाम नहीं बनना है। तकनीक को हमें अपना गुलाम बनाना है, हमें तकनीक का गुलाम नहीं बनना है। आजकल हम गैजेट के गुलाम बनकर रह गए, वो नहीं करना है। बच्चों एवं विद्यार्थियों में तनाव की समस्या एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? समय की शिक्षा, शब्द बोध शिक्षा, भाषा कौशल, जीवन कौशल। जीवन कौशल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था मैंने,
हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए या उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कई सारे कौशल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन कौशल शिक्षा। जीवन कौशल शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा, जीवन कौशल शिक्षा। जीवन कौशल शिक्षा उसका आंसर हो जाएगा। डेल्फी विधि, डेल्फी विधि, डेल्फी विधि, डेल्फी विधि, डेल्फी विधि अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब क्या है देखिएगा, डेल्फी विधि क्या होता है। डेल्फी विधि के अंतर्गत हमें ये बताया गया है, डेल्फी विधि के अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि कैसे समझेंगे डेल्फी विधि को, मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये मान के चलिए इसने अपने विचार इसे आदान प्रदान किए, तो ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव बातें होंगी, जो पॉजिटिव बातें होंगी ये इस तक पहुंचा देगा, जो उसकी नेगेटिव बातें होंगी ना वो इस तक खुद पहुंच जाएंगी, इस तक खुद पहुंच जाएंगी। उसी प्रकार जब ये अपने विचार यहाँ पर आदान प्रदान करेगा तो पॉजिटिव बातें होंगी, जो पॉजिटिव बातें होंगी तो वो क्या करेगा, वो इसे इस तक पहुँचा देगा और नेगेटिव बातें इसे यहाँ पर पहुँचा देगा। उसी प्रकार ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव बातें यहाँ पर पहुँचाएगा और नेगेटिव बातें ये इसे यहाँ पर पहुँचा देगा। ये पॉजिटिव बातें यहाँ पहुँचाएगा, ये नेगेटिव बातें यहाँ तक पहुँचाएगा। कहने का मतलब है ये एक प्रयोग है जो डेल्फी विधि है, ये भाषाई कौशल पर आवश्यक है, जो भाषाई कौशल होता है उससे संबंधित है। इससे तात्पर्य ये है जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो पॉजिटिव बातें होती हैं उसको आगे प्रेषित करना और नेगेटिव बातें जो हैं वो खुद एडमिन तक पहुंचाना, वही आपका डेल्फी विधि हो गया। समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण आयामों की नहीं, डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है, समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण आयामों की नहीं, ये सही नहीं होगा। भाषा कौशल शिक्षा की महत्वपूर्ण विधियों की, भाषा कौशल शिक्षा की महत्वपूर्ण विधियों की, भाषा कौशल शिक्षा की महत्वपूर्ण विधियों की, भाषा कौशल से ये संबंधित है। डेल्फी विधि हमारी भाषा कौशल से संबंधित है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है, रूढ़िवादी से भी इसका कोई मतलब नहीं है, रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अगले बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो डेल्फी विधि समझ में आया, डेल्फी विधि प्रश्न आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक गुणों के विकास में जीवन कौशल किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है। सामाजिक गुणों के विकास में जो जिन गुणों को हम समाज में धारण करते हैं, अपनी सामाजिकता द्वारा सीखते हैं, वह सामाजिक गुण होते हैं। उसके विकास में जीवन कौशल किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है। ये सामाजिक दायित्वों का पालन करने में असक्षम बनाता है। असक्षम, नकारात्मक प्रभावित तो हुआ ना, असक्षम बनाएगा जीवन कौशल, तो हम बेटर लाइफ कैसे जी पाएंगे। जीवन कौशल कहता है हमें बेटर लाइफ जीनी है, अगर ये हमें असक्षम बनाएगा तो हम बेटर लाइफ कैसे जी पाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अपेक्षित, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। संवेदनात्मक भावों को प्रदर्शित करना, संवेदना से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। तो सामाजिक दायित्वों एवं व्यवहारों को निभाने में सक्षम बनाता है, सामाजिक दायित्वों एवं व्यवहारों को निभाने में सक्षम बनाता है। सामाजिक दायित्वों समझते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर को अच्छा बनाने में सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा, डी। आंसर हो जाएगा इसका डी, डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन कौशल शिक्षा मन की किन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जीवन कौशल है किन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। सबसे ज़्यादा हमें जीवन में क्या क्या देखने को मिलता है, डर, क्रोध, चिंता,
तो इन सबको दूर करने में जीवन कौशल सहायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सभी, इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के किन 4 स्तंभों को बताया है? यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के किन 4 स्तंभों को बताया है? यूनेस्को को एक बार के लिए हटा दें, तब अगर हम बात करें, यूनेस्को को हटा दें तब हम अगर बात करें तो स्वयं सीखने का कौशल, जी बिल्कुल। यूनेस्को को हटा दें तो हम खुद देखेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा। हाथ से काम करने का कौशल, साथ रहने का कौशल, साथ रहने का कौशल, किन 4 स्तंभों की जगह आप किन स्तंभों को बताया, ये कर लीजिए, किन स्तंभों को बताया है? स्वयं सीखने का कौशल होगा, हाथ से काम करने का कौशल, साथ रहने का कौशल। तो ये देखो दिखाई भी दे रहा है हमें, स्वयं सीखने का कौशल ये जरूरी है शिक्षा के लिए। हम स्वयं सीखेंगे तभी चीज़ों को जान पाएंगे। हाथ से काम करने का कौशल ये भी जरूरी है, और साथ रहने का कौशल ये भी जरूरी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये तीनों ही पॉइंट इसमें शामिल होंगे। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी, आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। यूनेस्को ने जिन स्तंभों को बताया है ये सब हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक जीवन कौशल के रूप में किसे बताया है? यूनेस्को ने 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक जीवन कौशल के रूप में किसे बताया है? सीखने की चाह, वित्तीय साक्षरता, आत्म जागरूकता, ये सभी, ये सभी। तो देखिए सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सीखने की चाह। अगर सीखने की चाह नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएंगे। वित्तीय साक्षरता से इसका विशेष मतलब नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सीखने की चाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर होगा सीखने की चाह। सीखने की चाह नहीं होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। सफलता के लिए सीखने की चाह होना आवश्यक है। सीखने की चाह। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपकी आज की क्लास का। ये मैंने उन प्रश्नों को संग्रहित किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक इसका सिलेबस तो डिसाइड नहीं हुआ है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ना ही इतनी बार सुपर टेट हुआ है कि हम पहचान सके सिलेबस क्या आने वाला है। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें हमें शामिल किया है। 10 नंबर का आपको जीवन कौशल देखने को मिलता है। लास्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 नंबर का जीवन कौशल आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से तो 10 नंबर ये मान के चलिए हमारे फ्री के हैं, फ्री के 10 नंबर हैं। तो आप देखिएगा जीवन कौशल की क्लासेज को और खुद से प्रयास करिएगा इन प्रश्नों का। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? इसमें बहुत से लोग शिक्षा मंत्रालय कराएंगे, जो गलत होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कार्यों का मंत्रालय। अनुसूचित जाति से संबंधित कार्य देखेगी कि जीवन कौशल से संबंधित कार्य देखेगी? तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। अल्पसंख्यकों के कार्यों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय, ये भी इसका सही नहीं होगा। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी उसका काम है अल्पसंख्यक के बारे में देखना। इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये आपका लास्ट प्रश्न था आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो आपको समझ आ गया होगा। प्रयास कीजिएगा इन प्रश्नों को खुद स्वयं से करने की। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।